ओके। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देर सही, देर से सही आए तो सही, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। पर आए तो सही आप लोग की क्लास में। आज का थोड़ा सा टाइम शेड्यूल वैसा हो गया था, जिस वजह से क्या है, हम लोग थोड़े से लेट हो गए क्योंकि एक मैम का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा था, जिस वजह से मैं अभी आई हूँ। ठीक है, हेलो राज, हेलो हेलो हेलो। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरे पीछे जो हेडिंग लगा होगा आपको पता चल गया होगा, दिल्ली सल्तनत। यानी दिल्ली पे जिन्होंने राज शुरू करा, दिल्ली के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वही चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एक्स्ट्रा नहीं। बट हाँ, जो बच्चे मुझसे रोज़ पढ़ते हैं उनको पता है, मैं बोलती बस हूँ कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, पर मैं पूरी डिटेल और पूरे डेप्थ के साथ आपकी क्लास में आती हूँ, जो कि मैं आपको समझाती भी हूँ। और चलिए, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए ज़रा सा क्लास को। मैं भी ज़रा शेयर कर दूँ। सब लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। एक बार सब लोग शेयर कर दो, मैं भी कर देती हूँ शेयर एक बार। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब। क्लास पे चलते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में कि दिल्ली पे राज्य कैसे हुआ। आप सबको पता है कि लास्ट जब अरबी आक्रमण, जब तुर्की आक्रमण हो रहा था, तो उसमें कौन आया था? मोहम्मद गोरी का नाम आप लोगों ने पढ़ा था। कौन आया था जब मोहम्मद गोरी, यानी तुर्की आक्रमण हुआ था, तो मोहम्मद गोरी आया था। मोहम्मद क्या था? इराक के गवर्नर का सेनापति था। उसके द्वारा वो भारत आया था धन लूटने के लिए, लेकिन बाद में वो इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करता है, बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो वो इसलिए पर्पज से आया था। लेकिन उस दौर में एक चीज चलती थी, गुलाम। क्या चलता था? गुलाम चलता था। तो जो क्या बोलते, मोहम्मद गोरी जो था वो ऑलरेडी किसी का गुलाम था, फिर उसका वो सेनापति बना, फिर उसके भी गुलाम हुए। ठीक है, तो उसका गुलाम कौन था? तो उसका गुलाम जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब मोहम्मद गोरी 1206 में मृत्यु उसकी हो जाती है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 1206 में उसकी डेथ हो जाती है। कब हुई थी? तो आप सबको पता है, 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद एक नया वंश, यानी उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सेनापति भी था उसका, और बहुत अच्छा सेनापति था। और अच्छा होने की बात, इसके पीछे एक लॉजिक भी है, आगे चल के मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, कि ये गुलाम जो थे, ये सेनापति बनने के बाद राजा कैसे बन जा रहे थे। इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब आगे चल के ये फॉलोअप होती, शुरू में शायद कोई ध्यान नहीं देता इस पर। ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी, बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सर, इसको क्लीन कर देना। ठीक है, जय हिंद आपको भी, शुभम। चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। हम अभी आपको इसका कहते हैं ना, फैमिली ट्री कह लीजिए, या दिल्ली सल्तनत का ट्री जो है वो आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, क्या दिखाएंगे? ट्री के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे, और फिर क्या है, उसमें बताएंगे कि कौन कौन से वंश जो है। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। तो क्या है, गुलाम वंश के बारे में हम पूरी डिटेल बताएंगे, और दिल्ली पे टोटल कितने राजाओं ने शासन किया वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, दिल्ली में अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली पर कितने शासकों ने या कितने वंश ने शासन किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम 5। कितने? 5 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, कितने वंशों ने? तो 5 वंशों ने। कौन कौन से? तो गुलाम वंश आता है, उसके बाद खिलजी वंश आता है, उसके बाद तुगलक वंश आता है, और सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे ज्यादा समय तक किसने दिल्ली पे शासन किया था? दीजिए, किसने किया था? तो गुलाम वंश ने किया था। किसने? गुलाम वंश ने सबसे ज्यादा टाइम तक शासन किया था दिल्ली पर, याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको मैप पे दिखा देती हूँ एक बार, एंड देन उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। ये रहा, इस पे आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए, ये क्या है? दिल्ली सल्तनत, ये दिख रहा है ना? ये दिख रहा है क्या ऊपर सा? नहीं दिख रहा। हम्म, ये छोटा नहीं होगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। देखिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, तो दिल्ली सल्तनत का क्या और कैसे रहा।
देखिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टोटल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सबसे ज्यादा ईयर अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया था, तो याद रखना है दिल्ली पे सबसे ज्यादा शासन किया था 92 वर्षों के लिए। कितने? 92 ईयर्स के लिए कौन शासन करता है? तो तुगलक वंश करता है। और तुगलक वंश में बात करेंगे, क्या है, तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे तो इसका क्या रहता है कि दिल्ली का एम्पायर सबसे ज्यादा जो स्टैब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? तो वो तुगलक वंश के टाइम में ही हुआ था, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, गुलाम वंश के बारे में डेट यहाँ पे दे रखी है 1206 से लेके, सॉरी ये तो इसका है ना, किसका है ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक का है, जिसने 1206 से लेके 1210 तक इसने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, तो दिल्ली पे टोटल 320 लिखिएगा, 320 सालों तक याद रखिएगा, 320 ईयर तक किसका शासन रहा? तो इन जो शासक हुए इनका हुआ दिल्ली सल्तनत ने, जिसमें 5 वंश जो आते हैं, इन्होंने 320 ईयर तक दिल्ली पे राज किया था। उसके बाद जो मुगल आए, ये आए, वो बाद में आते हैं, लेकिन ये 5 वंशों ने मिलकर लंबे समय तक भारत पे क्या किया था? दिल्ली पे स्पेशली राज किया था। ये इनकी ट्रिक्स हैं जो मैं कल रात को पढ़ रही थी, तो मैंने फिर सोचा कि इसको नोट डाउन कर लूंगी। ठीक है, दिल्ली का बहुत सारे ट्रिक आपको मिल जाएंगे। एक दिल्ली गुलाब खिला है करके एक मिलता है, आपको ये वाला याद रखना हो तो ये याद रख सकते हैं। क्या है? गुल खिले तो सोलो, क्या कर लो? गुल खिले तो सोलो, मतलब गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले तो खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, शो से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। क्या है? लो से लोधी वंश। मेरे को कोई सर्दी वर्दी नहीं हुई है, मैं ठीक हूँ। पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा गले में असर उसका ज़रूर हो जाता है, बस वही है। ठीक है, तो क्या है? लोधी वंश, ये आपको याद रखना है। पांचों ने मिलकर कितने सालों तक? तो 320 ईयर तक शासन किया था। और ये वाला अभी हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ये आ जाएगा, अमराह शाह आ जाएगा, इल्तुतमिश आ जाएगा। उसके बाद ये कौन था? इसी का इसका बेटा आता है यहाँ पे इल्तुतमिश के बाद से। ये जो ईयर था ना, यहाँ पे बड़ा ही डमाडोल वाली स्थिति बनती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जब बनेंगी, कब तक? जब तक यहाँ तक बनेंगी, सॉरी, गयासुद्दीन बलबन जो था ना, इसके समय तक बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। ये जो पूरे शासक हुए ना रजिया के बाद से, कौन? 1 2 3, ठीक है, बहराम आ जाएगा, मसूद आ जाएगा, और ये नसरुद्दीन मसूद और ये अलाउद्दीन मसरुद्दीन। मतलब नाम को लेके मैं भी कंफ्यूज हूँ, आप भी कंफ्यूज हो, बराबर है। ठीक है, रजिया की स्टोरी भी हम बात करेंगे। तो ये दिल्ली में क्या रहे? शासक रहे थे। गयासुद्दीन के बाद जो है उस वंश का आगे खिलजी जो आता है, किसको? कुकेकाबाद का नाम जो था उसको उसकी डेथ हो जाती, हत्या कर देता है, लेकिन फिर उसका जो पुत्र पोता होता है वो आगे बढ़ाता है, और खिलजी, फिर खिलजी जलालुद्दीन खिलजी आता है और वो उसकी हत्या करने के बाद खिलजी वंश की नींव रखता है। ठीक है, तो हम अपने उस पे चलते हैं। ये मैप दिखाना मेरा काम था एज अ फैमिली, दिल्ली सल्तनत का एज अ ट्री समझ लीजिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए हम लिखने पे चलते हैं गुलाम वंश के बारे में। हाँ जी, चलिए पढ़ते हैं आगे। और गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं, गुलाम वंश की नींव कैसे रखेगी। तो आप सबको पता है इल्तुतमिश, सॉरी माफ करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जब आता है 1206 में, कब रखा गई थी नींव? तो 1206 में क्या होता है? 1206 में जो आपको याद रखना है, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, गोरी जो था ये वही था जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान थर्ड का युद्ध हुआ था। तराइन का फर्स्ट, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। तराइन का थर्ड युद्ध भी हुआ था, लेकिन वो कब हुआ था हम वो आगे पढ़ेंगे, मुगल वंश के टाइम पे, मतलब उस समय हम आगे पढ़ेंगे, अभी उनका कोई जिक्र यहाँ पे नहीं है। तो आपको 2 याद रखना है। मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसी के बाद क्या हुआ था? 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी गई थी। क्या रखी गई थी? गुलाम, गुलाम वंश।
ठीक है, गुलाम वंश की नींव रखी जाती है। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना स्थापना हुई। ठीक है, ठीक है, किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपको याद रखना है कि इसने क्या किया था, इसने नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, किसने नींव रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की क्या करता है, नींव रखता है। कौन से साल में? तो 1206 ईस्वी में ही ये क्या करता है, बिल्कुल हाँ मैं लेफ्टी हूँ। ठीक है, तो क्या करता है, इस वंश की नींव रखता है 1206 में। ठीक है, याद रखना आप लोग। और ये कब से कब तक शासन करता है, अगर उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। ये 1206 से क्या करता है, 1206 से लेके 1210 ईसा भी क्या करता है, ईसा पूर्व तक शासन करता है। और इसके समय अंतराल में क्या क्या चीजें हुई, अब हम वो जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक गुलाम था। क्या था? एक गुलाम था। गुलाम था। किसका था? मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। बाद में वो उसका सेनापति बनता है। सेनापति बनने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि बहुत प्रिय हुआ करता था, उसकी क्लोज वन था, तो ये शासन करता है। लेकिन उसके सेनापति होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो जब लाया था तब छोटे में वो गुलाम था, फिर वो अच्छा बढ़ता है, बड़ा बनने के बाद अच्छा सेनापति बनता है। तो उसके बाद उसके दिल्ली में जब गोरी आता है तो उसको सारा जो कारभार संभालने वाला था 1192 से लेके 1191 से लेके, तो कौन संभालता है? कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता है। ठीक है, और इसी दौरान में एक चीज होती है। पहली चीज तो इसने 1206 में स्थापना की थी, क्योंकि तब उसकी मृत्यु होती है। लेकिन उससे पहले जब ये क्या था, सिर्फ गवर्नर था, यानी सेनापति जब ये था, किसका? गोरी का। तो जब ये सेनापति था तो क्या करता है ये, जब ये सेनापति था, पति था, तो ये पता है क्या करता है, ये दिल्ली में 1193 ईस्वी में क्या करता है, 1193 ईस्वी में दिल्ली में क्या करता है ये, 1193 ईस्वी में क्या करता है दिल्ली में, पहले ये बताइए मुझे। तो ये जो करता है वो क्या करता है, दिल्ली का कुतुब मीनार बनाता है। क्या बनाता है? दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार बनवाई थी। मीनार बनाना शुरू करता है, जिसकी पहली मंजिल इसने बनवाई थी। याद रखिएगा, पहली मंजिल तक ही तैयार करवाता है। और वो एक तरह से क्या था, वो इस बात का प्रमाण था। कब था? 1193 की बात हो रही है, जब क्या होता है 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था और इसकी जीत हो जाती है मोहम्मद गोरी की। और वहां पे उसको दिखाने के लिए कि भाई भारत में अब इस्लाम का विजय हो गया है, उसको दिखाते हुए तो हेलो आ तो रही है, दो ही बची, ऑफ करिए पहले। हाँ जी, सेल बैटरी वो हो रहा था, इसलिए इसको करना पड़ा था, सॉरी फॉर दैट। अब नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई भी नहीं है यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला मेरे को। आपका सवाल क्या है कि विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? पहला विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं जो 1114 में हुआ था, सॉरी माफ करिएगा 1914 में हुआ था, यानी 1914 से हुआ था, 1918 तक चला था। 1914 से लेके 1918 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है काफ़ी फेमस है, इसमें हम उसके बारे में पढ़ते। बिल्कुल, राम राम आपको भी, राम राम। कौन कौन है अभी वहाँ पे, कौन कौन है?
ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करवाता है, भारत में मुसलमान की यानी इस्लाम की विजय के रूप में क्या बनवाता है, भारत में ये दिखाने के लिए कि भारत में किसका अब हो गया है दबदबा, इस्लाम का दबदबा हो गया है, इसको देखते हुए क्या करवाता है, कुतुब मीनार बनवाता है। कौन से ईयर में, तो 1193 ईयर में। अब जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि 1206 में तो ये राजा बनता है। फिर मतलब एज देखो, आपके मन में सवाल आने चाहिए, अगर आपके मन में सवाल नहीं आ रहे इसका मतलब आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे मन में जब सवाल आया था वो ये आया था जब मैं पढ़ रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये 1206 में एक राजा बनता है और ये कुतुब मीनार इसने खुद बनवा दिया, कैसे पॉसिबल था। तब मेरा सवाल का जो आंसर मिला था वो ये मिला था कि ये राजा 1206 में बनता है, लेकिन उससे पहले क्या है, ये सेनापति था और पूरा कारभार क्या करता था, ये खुद संभालता था मोहम्मद गोरी के अंडर में। ठीक है, पूरा कारभार क्या करता था, ये संभालता था। जिसके बाद से जब विजय होती है तो ये क्या बनवाता है, कुतुब मीनार का फर्स्ट मंजिल बनवाता है। याद रखिएगा, क्या बनवाता है, फर्स्ट मंजिल ही बनवाता है, जिसको बाद में क्या होता है, इल्तुतमिश पूरा करवाता है। और फिर फिरोज शाह तुगलक का जब समय आएगा तो वो क्या करता है, उसको मरम्मत करवाता है। क्या करवाता है, उसकी मरम्मत करवाता है। उसके बाद जो भी शासक है, मरम्मत छोटा मोटा काम उनका रहता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का भी कहा जाता है कि लास्ट वाला, उसके बगल में एक वो बनवा रहा था। आप कुतुब मीनार जब देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा उसके बगल में एक और आधा बना हुआ कुतुब मीनार जैसा ही है, जो उसको खिलजी का नाम दिया जाता है, जो विजय पताका के तौर पे क्या करता है, वो बनाने की कोशिश करता है। लेकिन वो जब बन रहा था उसी के समय अंतराल में उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आधा अधूरा अभी तक है। ठीक है, चलिए, तो कुतुब मीनार इसने कब बनवाए थे, 1193 में बनवाता है। कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का जो बात होती है मैंने आपको बता दिया, विस्तार तुगलक वंश में हुआ था, ये आपको याद रखना है। गुलाम वंश का अन्य नाम अगर पूछेगा तो मामलुक भी याद रखिएगा। क्या रखिएगा, मामलुक। गुलाम वंश का अन्य नाम मामलुक था, लेकिन गुलाम वंश की नींव से नाम से हम इनको ज्यादातर जानते हैं। ठीक है, और इसने क्या किया था, इस वंश के गद्दी पर बैठने के बाद एक स्वतंत्र शासक बनने की बात कहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहता है, स्वतंत्र शासक बनने की जो है बात कहता है कि ऐबक जो था, ऐबक क्या था, एक स्वतंत्र शासक बनता है। स्वतंत्र, अब स्वतंत्र शासक का क्या अर्थ है यहाँ पे, यहाँ पे स्वतंत्र क्या, राजा तो राजा होता है, स्वतंत्र राजा का क्या मतलब है, स्वतंत्र शासक का क्या मतलब है, यहाँ पे मुझे बताइए। स्वतंत्र शासक क्या होता है, स्वतंत्र शासक किसको कहा गया है इतिहास में, स्वतंत्र शासक का मतलब है, क्योंकि ऐबक पहले क्या था, ये एक गुलाम था। क्या था, ये एक गुलाम था, गुलाम था। अब गुलाम होने के बाद ये क्या बना, एक राजा बना। गुलाम होने के बाद क्या बना, ये एक राजा बना। तो इसने खुद को क्या बोला कि अब मैं गुलामी से आजाद हो चुका हूँ। क्या हो गया हूं मैं, गुलामी से आजाद हो चुका हूँ और एक मैं स्वतंत्र शासक बना हूँ। ठीक है, गुलामी से आजाद। लेकिन इसने इस दौर में गुलाम जो वंश, जो गुलाम बनाए जाते थे उसको खत्म नहीं करता है। ठीक है, जो गुलाम अभी भी इसके टाइम पे बनते हैं, लेकिन आप जब इल्तुतमिश का टाइम परेड पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इवन अब जितने भी दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि इन्होंने गुलाम रखने बंद नहीं किए थे, क्योंकि इनका 99% काम जो था वो गुलामों से ही करवाया जाता था, क्योंकि गुलामों को कुछ देना नहीं पड़ता है। ठीक है, जो गुलाम होंगे उनको कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। हाँ, बता रही हूँ। गुलाम का मतलब था कि मान लीजिए कि कोई राजा है, वो किसी राज्य में गया, वहां के लोगों को, वहां से युद्ध हुआ। ठीक है, जैसे मोहम्मद गोरी का मान लीजिए कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड से युद्ध हुआ। ठीक है, वो युद्ध में हार गए, उन्होंने अपनी फैमिली को बचा लिया, अपने सारे लोगों को बचा लिया, वो चले गए वहां से, दिल्ली से चले गए। लेकिन वहां की जो जनता थी, अब वो क्या हुई, वो मोहम्मद गोरी की गुलाम हो गई। ठीक है, तो उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट छोटे बड़े बच्चे होंगे, सुंदर स्त्रियां होंगी, काम करने लायक आदमी होगा, उनको पकड़ के लाया जाएगा। ये क्या किया जाएगा, पकड़ के लाया जाएगा, और उनके पैरों में या हाथ में हथकड़ी होती थी पहचान के लिए कुछ ना कुछ, कि ये क्या है, गुलाम है ये। ठीक है, गुलाम है। अब उनको फ्री में उनसे काम करवाया जाता था, सिर्फ जीने के लिए उनको खाने के लिए खाना मिलता था, बाकी दिन भर पत्थर तोड़ना है, जो भी काम हो सकता है वो सब करवाए जाते थे, वो गुलाम की कैटेगरी में आते थे। ठीक है, लेकिन उनमें से ही कुछ गुलाम ऐसे हुए जो बहुत स्ट्रांगली बड़े हुए, उन्होंने सेना से लड़ना सीखा, क्योंकि उनको सेना में लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। अब युद्ध हो रहा है, उसमें कोई बड़ा व्यक्ति तो लड़ने नहीं जाएगा, जो रईस होगा, तो गुलामों को ट्रेनिंग भी मिलती थी लड़ने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी मिली,
उसको भी लड़ने की ट्रेनिंग मिल गई, उसको सेना के लिए तैयार किया गया, वो बहुत अच्छा लड़ाकू निकला तो उसको सेनापति बनाया गया, सेनापति बना। ठीक है, सेनापति बनने के बाद जब गौरी ने देखा कि ये बहुत अच्छा कर रहा है तो उसने उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, अब ये उत्तराधिकारी बना। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि इल्तुतमिश इसका गुलाम भी था और इसका सेनापति भी था और इसका दामाद भी था। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो रजिया सुल्तान का यूट्यूब पे फ्री में ड्रामाज मिल जाते हैं, वहां पे देख ली। मैंने उस ड्रामे से ही ये याद कर लिया था, जब मैंने देखा था तो मैंने वहां से ये याद कर लिया था। मतलब थोड़ी स्टोरी को ट्विस्टेड किया गया है स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, मतलब इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए, बट पूरा फैक्ट्स हैं उसमें। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। रजिया के ऊपर मूवीज भी बनी हैं, आप वो भी देख सकते हो, बहुत अच्छी इस मूवी है, तो उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो क्या था, ये एक गुलाम था और गुलाम होने के बाद क्या बनता है, ये बाद में एक शासक बनता है। इसलिए इसने खुद को क्या बोला, इसने बोला कि मैं क्या हूं, क्या हूं, एक स्वतंत्र शासक हूं, लेकिन मैं गुलाम था तो मेरा वंश का क्या नाम होगा, गुलाम ही होगा। ठीक है, मामलुक भी बोला जाता था इनको, मामलुक वंश भी बोला जाता था। ठीक है, चलिए, ऐबक ने कुछ उपाधियां दी थी अपने आप को, तो ऐबक की उपाधियां भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलिक की उपाधि आपने सुना होगा, इससे पहले मैंने कभी नहीं बताया हिस्ट्री में कि मलिक की उपाधि दी जाती थी, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि आगे क्या है। मलिक की उपाधि, जलालुद्दीन, पैरों को चूमना, ये सारे रिवाज जो है इसी वंश में आए, क्योंकि ये गुलाम हुआ करते थे। और जब कहते हैं ना कि देखिए फैक्ट से कोई चीज कहते हैं कि अगर आप किसी परिंदे को कैद करके रखोगे तो वो जब तक कैद में है तभी तक शांत है, उसको मौका मिलेगा वो छू हो जाएगा। ठीक है, बस वही इनके साथ भी हुआ था। तो अब ये जब जैसे जैसे आगे आगे हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब जैसे इस चीज को इमेजिन करो, इस स्टोरी को जो हम पढ़ रहे हैं इसको आप हिस्ट्री वाइज नहीं, एज अ इमेजिनरी दुनिया में चलो कि गुलाम है, पैरों में जंजीरें बंधी हुई है, कपड़े गंदे हैं, मिट्टी लगी हुई है, गंदे हाथ से थोड़ा बहुत खाना मिल रहा है, खा रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं, ये सारी लाइफ है। फिर आप सेनापति बनते हो, फिर आप राजा बनते हो, इमेजिनरी दुनिया से बिल्कुल अलग एक राजा बनते हो, और फिर अपने ही नाम पे आपने एक वंश की नींव रखी। फिर आपसे क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी शासक आएंगे और लगभग आप काफी सालों तक क्या करेंगे, आप शासन करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करेंगे तो इसकी उपाधि, ऐबक की उपाधि पूछेगा, ऐबक की उपाधि, इसने कौन कौन सी उपाधि जो है वो धारण की थी। तो पहली जो उपाधि इसने धारण की थी मलिक की, किसकी, मलिक। मलिक का मतलब क्या होता है, मलिक बोला जाता है, यानी ये गुलाम था तो इसने उस हिसाब से रखा था कि इसको क्या बोलेंगे हम, जितनी जनता है, जितनी क्या है जनता है, उसका मालिक कौन हूँ, मैं हूँ। यानी ऐबक ने अपने आप को ये उपाधि दी थी कि कोई भी इसको बोलेगा तो मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक सरदार, या मलिक जो भी कह लो, ऐसे करके इसको बोलने का एक तरीका होता है, निक नेम दिया जाता है, या निक नेम कुछ लोग खुद से भी रख लेते हैं तो उसको भी कहा जाता है। ठीक है, मलिक वे क्या, दूसरा इसने जो नाम रखा, सिपहल सालार, सिपहल सलार के नाम से भी क्या करा इसने, दूसरी उपाधि धारण की थी। देखिए दूसरा वाला तो मुझे भी याद नहीं हो रहा, मैं आपको कहाँ से समझाऊं। एक तो इन लोग के नाम जो होते हैं, सलार, ठीक है, सिपहल सलार, इस नाम से क्या करता है, ये दूसरी नाम की उपाधि धारण करता है। ये दो उपाधियों को क्या करता है, ये धारण करता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या करता है, उपाधि धारण करता है। और ऐबक ने उसके दिन किसके लिए फेमस हुआ, तो दानशीलता के लिए ऐबक को जाना जाता था। अब कैसे जाना जाता था, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसे किस लिए प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध क्यों हुआ, क्यों, क्यों था, जनता के बीच में, इसके बीच में, जनता के बीच में। अब देखिए, एक तो ये गुलाम था, ठीक है, और इसने क्या बुरे से बुरा दिन देखा था। इसने बुरा से बुरा क्या देखा था, इसने बुरा से बुरा दिन देखा था। इसको पता था कि गरीबी क्या होती है, गुलामी क्या होती है, ये सारी चीजें इसने क्या थी, देखी थी। जिसको देखते हुए क्या कहते हैं कि ये दान बहुत करता था। क्या करता था, दान करता था, दान करता, दान करता था। दान करता था मैं क्या, तो सोने और चांदी के सिक्के, सोने वे चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के,
ठीक है, चांदी के सिक्के ये दान बहुत करता था, यानी इसकी जो जनता थी उसमें कहा जाता है कि अपने धन का काफी हद तक ये दान में जनता को देता था। जो गरीब लोग हैं, गरीब बुजुर्ग बच्चे जो भी हो सकते, हर जरूरतमंद में क्या करता था, ये दान देता था। जिस वजह से क्या है, जनता इसको बहुत मानती थी। क्या करती थी, जनता इसको बहुत मानती थी और इसकी दानशीलता के लिए इसको क्या करते थे, ये लोग जानते थे। ठीक है, याद रखिएगा। और आप सबको पता ही है कि गोरी की कैपिटल क्या हुआ करती थी, तो लाहौर हुआ करती थी। तो इसकी भी राजधानी क्या रही, इसकी भी राजधानी क्या थी, राजधानी। राजधानी मेन होती है किसी भी एम्पायर के लिए, तो क्या थी, लाहौर थी। क्या थी इसकी राजधानी, तो इसकी भी राजधानी जो थी वो लाहौर ही थी। लाहौर नहीं, लाहौर, सॉरी, लाहौर हुआ करती थी। बाद में हम दिल्ली जब पढ़ेंगे, मतलब हम दिल्ली तो पढ़ ही रहे हैं, हम कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे तो अब पता चलेगा कि दिल्ली में राजधानी कौन लेके आया, ये देखने वाली बात है। लाहौर। ठीक है, लाहौर में क्या करा इसने, अपनी राजधानी रखी। गोरी की भी वहीं पे हुआ करती थी। बाद में इल्तुतमिश ने दिल्ली में क्या करा, अपनी राजधानी रखी थी। याद रखिएगा, मतलब राजधानी बना लेता है। ठीक है, कौन, तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, राजधानी बना ली। दानशीलता के कारण इसको एक निक नेम भी मिला था जनता से, निक नेम मिला था। निक नेम क्या था, लखदाता, लख बख्तियार, सॉरी बख्ता, लख वक्ता के नाम से इसको एक निक नेम मिलता है। लख वक्त नाम से एक इसको निक नेम मिलता है, जिसका अर्थ होता था, क्या होता था, जिसका अर्थ होता था लाखों का दान करने वाला। ठीक है, याद रखिएगा, लख बख्श के नाम से, एक दानशीलता के नाम से इसको निकनेम मिलता है और इसी निकनेम से इसको फेमस भी हुआ, यानी लाखों में दान करने वाला, जो जनता के बारे में सोचता है ना कि अपने बारे में। ठीक है, और जनता के द्वारा ये क्या हुआ था, इसको निकनेम ये दिया गया था। ठीक है, दिल्ली का कुतुब मीनार की नींव याद रखिएगा किसने रखी थी, तो दिल्ली के कुतुब मीनार का नींव 1193 में क्या किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। याद रखिएगा, किसके नाम पर रखी थी, कौन से ख्वाजा जो है वो काफी फेमस है, किसके नाम पे कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। किस ख्वाजा के नाम से कुतुब मीनार का नाम रखा गया, ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी के नाम पे, ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी के नाम पर जो है कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। याद रखिएगा, और उन्हीं के टाइम पे, मतलब उनको ये मानता था और उन्हीं के नाम पे क्या करता है, ये इस वंश की मतलब कुतुब मीनार की नींव रखता है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई, ये बताइए, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। बारी आती है 1210 का समय। 1210 में क्या हुआ था, तो 1210 में क्या होता है, 1210 में अगर पूछा जाएगा कि क्या हुआ था, तो 1210 में होता कुछ यूं है। ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1210 ईस्वी में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक गेम खेल रहा था, जिसको क्या बोलते हैं, चोगन गेम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, चोगन के नाम से जानते हैं। चोगन, चोगन खेलते समय घोड़े से गिरकर, किससे, घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चोगन क्या होता है, हो जाती है। चोगन कौन सा गेम है, तो देखिए बेसिकली आप में से बहुत सारे बच्चे जो हॉकी का एक महंगा वर्जन समझ लीजिए,
हॉकी का एक महंगा वर्जन, पुराने समय के हिसाब से समझ लीजिए। अभी हॉकी कैसे खेला जाता है, नीचे ऐसे दौड़ दौड़ के खेला जाता है, लेकिन चोगन जो था वो कैसे खेला जाता था, घोड़े पर बैठ के, एक बड़ी सी डंडी होगी, पूरा ग्रुप होगा, मतलब 2-4 लोग 10 लोग, डिपेंड करता है, राजा है तो उस हिसाब से लोग होंगे, और वो लोग क्या करेंगे, वो लोगों के साथ मिलकर ये खेलते थे। तो वो इतना बड़ा सा डंडा होता था, नीचे बॉल चल रही है और उसको मारना होता था, ठीक है, और एक टारगेट होगा जहां तक उसको पहुंचाना होगा। तो उसी खेलते समय क्या होता है, इसका घोड़ा गिरता है, मतलब डंडा हो सकता है, जो डंडा बड़ा था घोड़े के पैर में लग गया होगा, जो भी रहा होगा, तो घोड़ा गिरता है और ये घोड़े के साथ गिरता है और ये घोड़े के नीचे दब जाता है। और उस दौरान में इसको काफी चोटें लग गई थी, चोट इतनी लगी थी कि इसको बचाया नहीं जा सकता था, कि उस समय सुविधाएं आपको पता है किस लेवल पे रही थी, और वहीं पे क्या हो जाती, इसकी मृत्यु हो जाती। कौन सा गेम था, तो चोगन गेम खेलते समय क्या हो जाती है, इसकी घोड़े से गिरने से मृत्यु हो जाती है, जिसको पोलो के नाम से भी जाना जाता है, पोलो के नाम से भी जिस गेम को क्या है, जाना जाता है, ठीक है। ये गेम था जिसको खेलते हुए क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और उससे क्या किया गया, कहाँ दफनाया गया है इसको, इसको कहाँ दफनाया जाता है, क्योंकि इसकी राजधानी जो थी कहाँ पे हुआ करती थी, तो इसकी राजधानी जो थी लाहौर थी, तो इसको दफनाया भी लाहौर में गया। दफनाया कहाँ गया, तो लाहौर में, लाहौर में। लाहौर नाम कितना प्यारा लगता है ना। इस नाम को, लाहौर को सुनने के बाद पुराने समय में जो भारत हुआ करता था वो याद आ जाता है, लाहौर। भी अभी की बात नहीं करें, पर पुराने टाइम के आप जब सुनते हैं ना लाहौर शब्द, वर्ड, ये नाम, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। मतलब पुरानी मूवीज में तो, अभी भी जो नई मूवीज बनती हैं उसमें लाहौर की स्टोरियाँ, गलियाँ, भले वो बीएफएक्स हो, जैसे भी हो, वो प्रेजेंट किया जाता है, पर बड़ा प्यारा लगता है। पुराना लाहौर, आज़ादी से रिलेटेड अगर आप कोई मूवी देखते हैं, तो उसमें पुरानी वाली मूवी में तो पाकिस्तान में शूटिंग अलाउड थी, तो उसमें असली लाहौर का सीन भी दिखाते, बड़ा प्यारा लगता है देख के। अब तो वैसा कुछ रहा नहीं, बट ठीक है। चलिए, इसके यहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद कौन राजा बनता है, तो इसके बाद 1112 में, मतलब 1211 में, क्योंकि इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1 साल बाद कौन बनता है, इल्तुतमिश जो है वो राजा बनता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है, इल्तुतमिश से पहले, ठीक है, इल्तुतमिश से पहले कौन आता है, अमराह शाह का नाम याद रखेगा। कौन, अमराह शाह, आराम शाह, सॉरी, आराम शाह जो था वो राजा बनता है। लेकिन वो राजा की, उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, मारा जाता है, तो वो उस पद के लिए वाजिब नहीं था, और इसीलिए जो उसका दामाद होता है, एक तरह से वो उसका गुलाम भी होता है। और कहते भी हैं कि बाद में चल के बहुत बवाल भी कटे थे, ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश जो राजा बनता है उसकी एक अपनी स्टोरी है, एक अपनी स्टोरी है, जिसके ऊपर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इल्तुतमिश का अपना है, एक अपना दौर रहा, अपने दौर के में ये आगे बढ़ाता है इस वंश को, हम वो देखेंगे, ठीक है। इल्तुतमिश की बात करेंगे, इल्तुतमिश अल्तमश इसका नाम था, इल्तुतमिश अल्तमस अ, इल्बरी, इल्बरी, इल्तुतमिश अल्तमश इल्बरी, ये इसका नाम था, ठीक है। लेकिन हम क्या याद रखेंगे, हम जो याद रखेंगे, इल्तुतमिश याद रखेंगे थे, इल्तुतमिश। और मुझे इसका नाम भी कैसे याद हुआ, मैंने रजिया सुल्तान वाला जब देखा था तो वहां से याद हुआ। वो बार बार बोलती है, अब्बू जान इल्तुतमिश, अब्बू जान कहाँ है हमारे, मतलब कुछ स्टोरी चल रही होती है, तो उसमें ऐसे सीन विन आते हैं, तो उसमें नाम जब उसके बार बार लिए जाते हैं सेना द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा, तो वहां से सुन सुन के मुझे उसका नाम याद हो गया, ठीक है। इल्तुतमिश नाम पर पूरा हम नाम जो है इसका पूरा लिखेंगे, क्योंकि आपके लिए मेरा काम है मुझे बताना, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हुआ, आपको पता तो होना चाहिए, ठीक है। अल्तमश, अल्तमश, ठीक है, अल्तमश, ठीक है। इल्तुतमिश का रियल नेम क्या था, अल्तमश था, जिसने बाद में इसको रखा था इल्बरी, भी लिखी लेती जाते, इल्बरी, इल्बरी, ठीक है। राजा कब बनता है ये, तो 1211 में ये क्या बनता है, ये राजा बनता है। यानी 1211 में, यानी ठीक उसकी मृत्यु के 1 साल बाद क्या करता है, 1211 में ये राजा बनता है। और कब तक शासन करता है, तो 1236 तक, ईस्वी तक क्या करता है ये, 1236 ईस्वी तक क्या करता है ये, राजा बनता है इल्तुतमिश, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए इसके बारे में वास्तविक पूछेगा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था ये, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था ये। ठीक है, इसने क्या करा, इसने राज्य शासन को क्या कर दिया, यानी इसने इसने जो राजा का बेटा राजा बनेगा वंशानुगत कर दिया। यानी इसने ये डिसाइड करा कि भाई जो क्या करते हैं कि अब जो राजा बनेगा वो क्या बनेगा, वो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यानी सुल्तान का जो पद था क्या बनेगा, जो सुल्तान का पद होगा, सुल्तान का पद क्या कर दिया इसने, वंशानुगत कर दिया, वंशानुगत। इससे पहले नहीं था, इससे पहले वंशानुगत नहीं था, लेकिन इसने क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया इस पद को। ठीक है, कि अब मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी है, जो काबिल होंगे, जो मेरे ही हैं, जो काबिल होंगे, वो क्या बनेंगे, वही राजा बनेंगे। ठीक है, वही क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। वंशानुगत कर देता है। साथ में बहुत सारी चीजें इसके दौरान में हुई थी, वो अब हम जानेंगे। वंशानुगत कर देता है और दिल्ली से, मतलब लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ लेके आता है, लाहौर से अपनी राजधानी प्रथम पहला शासक बना जो दिल्ली ले आया, जो दिल्ली को बनाता है या दिल्ली को बनाया, क्या बनाया, राजधानी बनाता है। दिल्ली को क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। दिल्ली से पहले राजधानी इनकी कहाँ हुआ करती थी, तो लाहौर हुआ करती थी। लेकिन ये पहला शासक बनता है जो दिल्ली को पकड़ता है, राजधानी बनाता है। और दिल्ली को कहते हैं ना, असल मायने में दिल्ली का नाम, दिल्ली सल्तनत जो पड़ा, वो इसी के दौर से आकर क्या करते हैं, जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए मैं जो स्टोरी बता रही थी कि राजा बनने के पीछे स्टोरी क्या थी, क्योंकि ये तो था दामाद। तो अगर देखा जाए ऐबक का, इसको राजा बनने का हक नहीं बनता है। अगर देखा जाएगा तो राजा बनने का हक इसको नहीं है, आरम शाह को है। किसको है, आरम शाह जो था उसको होना चाहिए। लेकिन ये राजा कैसे बनता है तो वो भी लिखेंगे हम पहले। ये क्या था, ऐबक का क्या था, ये दामाद था। दामाद प्लस में गुलाम था। ठीक है, क्या था, ये गुलाम था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपने कॉमन देखी, उसका गुलाम, वो गुलाम 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 करके, और ये सेनापति भी था, प्लस सेनापति भी याद रखिएगा था। ठीक है, ये इतने पदों पे था। अब देखिए यही चीजें आगे भी फॉलो होंगी। अब देखेंगे, आपको पता चलेगा कि उनको पता चल गया था कि अगर आप गुलाम हो, एक अच्छा सेनापति बनो, अपने अंदर वो क्वालिटी लाओ कि आपको सेना में भर्ती तो आपको रखेंगे ही, लेकिन आपके अंदर सेना, जब आप अच्छा बन जाओगे, सैनिक बन जाओगे, तो आपको सेनापति बना देंगे। और क्या पता, क्योंकि 3 दशकों से तो हम यही देख रहे हैं, गोरी, ऐबक, इल्तुतमिश। अब तो यहाँ पे जो आने वाली इनकी पीढ़ी होगी, जो गुलाम होगी, वो यही प्लानिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, यही प्लानिंग करते हैं। और वो भी फिर क्या करते हैं, वो सेनापति बनते हैं और वो राजा भी बनते हैं। आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें जो है देखने को क्या है, मिलेंगी कि ये क्या बनते हैं, ये राजा भी बनते हैं। तो ठीक है, सेनापति था, फिर दामाद बनता है, और उसके मतलब गुलाम था, फिर सेनापति बनता है, फिर दामाद बनता है, और दामाद के बाद सीधा राजा बनता है। कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखिए ये राजा बना कैसे। अब ये राजा बनता कैसे, इसके पीछे एक स्टोरी है। अब ये क्या करता है, जब लाहौर से दिल्ली आया था, क्योंकि आरा शाह जो था वो शासक था, जब ये दिल्ली आता है तो ये क्या 40 लोगों का एक 40, जिसको क्या बोला जाता, 40 गुट बोला जाता था। ठीक है, तुर्के ए 40 गानी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, तुर्के ए 40 गानी बोला जाता था, या 40 बोला जाता था। वो 40 लोगों का एक झुंड हुआ करता था। क्या हुआ करता था, 40 लोगों का झुंड हुआ करता था, जो इसी के सपोर्टर होंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, 40 गुलामों को मिलाकर, मिलाता है और फिर क्या करता है, खुद को राजा बनाता है। ठीक है, अब बनाता कैसे है,
अब देखो ये जो 40 लोग होंगे ये गुलाम तो होंगे, लेकिन ये काबिल भी थे। ऐसा नहीं कि रैंडम किसी भी 40 गुलाम को पकड़ा, उनकी मर्जी ली और खुद को राजा बना लिया, ऐसा नहीं। क्योंकि ये खुद भी गुलाम था, और सेना में के जो पावर में होंगे लेकिन वो गुलाम हुआ करते, क्योंकि ये भी तो गुलाम था, तो उनको पकड़ने के बाद क्या करता है ये, उनकी सहायता से, तो उनकी सहायता से क्या बनाता है ये, एक ग्रुप बनाता है, जो ग्रुप क्या करती है, इसको राजा बनाती है, जिसको अन्य नाम क्या दिया गया था, तुर्कान ए चालीसगानी। क्या दिया गया था, तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, ठीक। ये कितने लोगों का ग्रुप होगा, 40 मेंबर्स का ये क्या होता था, ग्रुप हुआ करता था। 40 लोगों का, 40 लोगों का समूह था ये। ठीक है, यही वो समूह था जब रजिया सुल्तान के बारे में आप पढ़ते हैं, ये वही समूह था जब रजिया सुल्तान के समय में ये लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनको फिर बुरा लगता है। ठीक है, 40 दल, बिल्कुल 40 दल यही लिख लीजिए ना, 40 दल। 3 3 नाम हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, तो ये वही लोग हैं, जब रजिया सुल्तान के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, क्या बोला जाता था इनको उर्दू में, क्योंकि तुर्क से बिलोंग करता था, तो तुर्कान ए चलगानी इनको बोला जाता था। 40 लोगों का ग्रुप हुआ जिन्होंने सपोर्ट करा इसको राजा बनने में, और उनको फिर एक पदवी दी गई कि साम्राज्य को चलाने में जो राजा होगा। यहीं पे एक ट्विस्ट आता है, अब इसमें हम लिखेंगे नहीं, हम आपको सिर्फ समझाएंगे। अब देखिए 40 लोगों ने मिलकर इसको राजा तो बना दिया, लेकिन जो राजा होगा उसके पास पावर होगी, लेकिन वो पावर से पहले वो जो 40 मेंबर्स होंगे वो उनकी मर्जी से क्या होगा, ये राजा के ऊपर रहेंगे। राजा जो है वो अपने पद पे राजा रहेगा, लेकिन जो 40 मेंबर हैं उनसे बिना राय लिए हुए राजा क्या है, अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकता था। उसमें उन 40 मेंबर का रजामंदी होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, वरना वो अपनी पावर से इल्तुतमिश को भी राज्य से, शासन से हटा सकते थे। इसलिए जब आप रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रजिया जो थी इनको नहीं मानती थी, वो पर्दा प्रथा को नहीं मानती थी, वो बहुत अलग निकली। और ये 40 जो समूह थे, ये जो दल था, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें उसकी हत्या करवा देती है। अल्तुनिया का नाम आएगा, उसकी लव स्टोरी है, प्यार दुश्मनी, दुश्मनी प्यार, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। रजिया की स्टोरी बहुत अच्छी है, मतलब मैं कल रात को पढ़ रही थी आपको पढ़ाने के लिए, एंड देन मैं तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ऑलरेडी टीवी पे देख रखा है, बहुत पहले देखा था, जी टीवी पे आता था पहले रजिया सुल्तान करके, और तब मैंने देखा था। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी तो क्योंकि मुझे हिस्ट्री पसंद है तो मैं इमेजिनरी दुनिया में चली जाती हूँ, तो मैं उस चीज़ को इमेजिन कर रही थी कि बचपन के दोस्त मिलते हैं, बड़े होते हैं, उसको याकृत करके एक नाम आता है, उससे उसकी मोहब्बत हो जाती है, दुनिया को पता चलता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड्स होता है, फिर उसको बुरा लगता है, फिर उसको राजनी बनती है, फिर लड़ाई होती है, दुश्मन बन जाता है, फिर उसको कैद करता है, और वहाँ पे फिर दोनों को प्यार होता है, फिर उससे शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद क्या करता है वो, जब वो दोनों फिर दिल्ली पे दोबारा ढाबा बोलने जाते हैं, तो दोस्ती जब प्यार में तब्दील होती है, फिर शादी होती है, और फिर वहाँ पे वो दोनों मारे जाते हैं। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। मैं पढ़ रही थी तो मुझे इमेजिनरी में ये सब याद हो जाता है, और मैं कहीं और से नहीं पढ़ रही थी, मैं गूगल पे डाल के पढ़ लेती हूँ, चैट जीपीटी से पढ़ लेती हूँ, मज़ा आता है मुझे। मैं जिस बुक से आप लोग को पढ़ के पढ़ाती हूँ, अगर आप उस बुक की हालत देखेंगे तो बोलेंगे मैडम इतना तो हम भी नहीं पढ़ते, और ये रिपीटेड हैं। मैंने ऑलरेडी 3 बैच हिस्ट्री के पढ़ा रखे हैं, लॉ के ही बच्चे थे हमारे, जो पहले मैंने ऐप पे, जिनको ऐप पे हमारा चलता है उनको पहले ही मैंने पढ़ा रखा है। मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो गया है पढ़ाते पढ़ाते अभी तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे जब रजिया के बारे में तब डिस्कस करेंगे, इसके बारे में अभी जानते हैं। ठीक है, 40 देखिए इसने कुछ सिक्के चलवाए थे, मेन मेन चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं। इसने क्या किए थे, कुछ सिक्के चलवाए थे। सिक्के किस टाइप के, सिक्के कैसे थे, एक तो टका था, क्या था, चांदी का टका। किसका होगा, चांदी का टका, टका। ठीक है, चांदी का टका तथा और किसका था, तो तांबे का, किसका, तांबे का, तांबे का क्या चलवाया था इसने, जित्तल चलवाया था, जित्तल। तांबे का इसने क्या चलवाया था, तो तांबे का इसने जित्तल चलवाता है, जित्तल के साथ साथ ये चांदी के टका चलवाता है। अब टका क्या होता है, एक तरह से भारी भरकम, भारी, भारी वजन वाला, वजन, वजन वाला चांदी का सिक्का।
यानी सिल्वर गोल्ड, यहाँ पे कॉइन की बात हो रही है, ठीक है, चांदी का सिक्का, ठीक है, चांदी का सिक्का, और ये तांबे का सिक्का था, क्या था ये, सिक्का था, ठीक है, जिनका वजन क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, यानी भारी हुआ करता था। चांदी और तांबे का सिक्का इसने चलवाया था, जिसको ये क्या बोलते थे, ये लोग टका बोलते थे और जित्तल बोलते थे। इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि ये पहला बंदा होता है, पहला व्यक्ति था, ये व्यक्ति नहीं लिखेंगे क्योंकि ये राजा था, तो हम शासक लिखेंगे। पहला शासक क्या किया, जिसने जिसने क्या करा, जिसने अरबी भाषा का, अरबी भाषा सिक्के पर लिखवाए, सिक्के पर लिखवाए, किस पे, अरबी में, यानी अरबी जो ये सिक्के चले थे ना, ये कुछ अरबी में राउंड राउंड शेप ले लीजिए, इसमें अरबी में, जिसको अरबी आती है पढ़ लो, अरबी में क्या होगा, लिखवाया था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो भी शासक उस सिक्के पे क्या करवाते थे, भगवान की मूर्ति बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे, झंडा चिड़िया, मतलब वो उनके एम्पायर से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी वो उनको उत्कीर्ण करवाते थे। लेकिन ये पहला ऐसा शासक बनता है जो सिक्के पे एक भाषा को लिखवाता है, यानी अरबी लैंग्वेज की यहाँ पे हम बात करें, जिसको प्रमोट करता है, क्या करता है, जिसको ये प्रमोट करता है, अरबी लैंग्वेज को, ठीक है। तो पहला क्या किया था, ये शासक बनता है, ये भी आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। वंशानुगत कर दिया था, और इसके बाद ये किसको उत्तराधिकारी चुनता है, तो रजिया को चुनता है, ठीक है। रजिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अप्रैल 1236 ईस्वी में क्या होती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, अप्रैल का महीना था, कौन सा महीना था, तो अप्रैल का महीना था, कौन सा ईयर था, तो 1236, यानी 1236 में अप्रैल के महीने में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन, किसको, रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठा दिया, किंतु दिल्ली की जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और वो रजिया को क्या करते हैं, राजा बनाने की मांग करते हैं, ठीक है। देखिए, तो अप्रैल में कब, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अमीरों कौन थे, यहाँ पे अमीर लोगों की बात नहीं हो रही है, अमीरों का मतलब था वो 40 लोगों का दल, वो 40 लोगों का दल जो उसकी सभा में हुआ करती थी, यानी उसकी सभा में बैठने वाले जो व्यक्ति थे, वो क्या करते हैं, वो किसको राजा बनाते हैं, अमीरों ने क्या किसको राजा बनाया था, तो उसके बाद अमीरों ने क्या किया था, अमीरों ने इसका पुत्र जो हुआ, इसका पुत्र रुकनुद्दीन, कौन, रुकनुद्दीन को क्या करता है, राजा बनाने की, रुकनुद्दीन फिरोज को, पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, फिरोज को क्या बनते हैं, फिरोज को राजा बनाते हैं, यानी शासक बनाते हैं। बट क्या होता है, जनता एक्सेप्ट नहीं करती है, जनता राजी नहीं होती है, राजी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर राजा बनने की क्वालिटी नहीं थी, क्या थी, इसके अंदर राजा बनने की क्वालिटी नहीं थी। दूसरी चीज, ये उस टाइप का राजा नहीं, क्योंकि अमीरों ने इसको बनवाया था, तो उनको पता था जनता को कि ये किसकी बात सुनेगा, ये उनकी बात सुनेगा, और जनता की भलाई के लिए एक भी काम नहीं करेगा। इवन जब इल्तुतमिश था, जब इल्तुतमिश था उसने एक ऐलान किया था कि मेरे बच्चों में, एक सेकेंड, हाँ,
ये घर वाले ना किसी की नहीं सुनते, घर वाले किसी की नहीं सुनते। इतनी देर में मैं बोल बोल के थकी, मैं लाइव पढ़ा रही हूँ, लाइव पढ़ा रही हूँ, बट इंपॉर्टेंट कॉल था, पिकअप करना ज़रूरी था, तो क्या कर सकते हैं। खैर, तो क्या होता है, जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और राजा कौन बनता है अगला, तो अगला जो शासक बनेगा वो बनती है रजिया सुल्तान। कौन बनती है, तो वो बनती है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान को राजा बनाया जाता है। और हम जो पढ़ेंगे कल, जो पढ़ने वाले हैं, हम रजिया सुल्तान पढ़ेंगे, बलवन पढ़ेंगे और खिलजी वंश कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है, मुझे भी थोड़ा सा काम है। और मेरे बाद आपकी ज्योग्राफी की क्लास है, दिल्ली पुलिस ज्योग्राफी, मतलब दिल्ली पुलिस का टैग आएगा, लेकिन आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन में क्या, दिल्ली में, दिल्ली को कहीं और से हटा के कुछ और कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, जो रहता है वही रहता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी की शायद क्लास होने वाली है, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं मिलूंगी कल आप लोगों से, कल कोशिश करूंगी जल्दी आने की, क्योंकि अभी कॉल जो आई थी इसमें मुझे घर पे बुलाया गया है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सोचा तो था कि आज रजिया भी पढ़ा लेंगे, लेकिन बलवन भी बच जाएगा, बलवन भी समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बलवन, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। तो रजिया की भी स्टोरी है, तो अच्छे से कल पढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।